हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के हम 1500 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अब तक हमने 150 प्रश्नों पर अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो में हम 50 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और रीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले पहले हम ये 1500 प्रश्न हैं उनको कवर कर लेंगे। हर रोज़ आपको एक वीडियो मिल जाएगा चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। स्किनर के अनुसार भाषा की आवृत्ति या फिर उत्पत्ति कैसे होती है? स्किनर के अनुसार अनुकरण द्वारा, संज्ञात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया, प्रतिमान द्वारा, या फिर क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। स्किनर के द्वारा भाषा की उत्पत्ति क्लासिकी अनुबंधन द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, आनुवांशिकता, जीन, या फिर होम्योस्टैसिस। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा आनुवांशिकता इसे कहा जाता है, क्योंकि माता पिता के जो वंशज होते हैं उनमें उनके जो गुण होते हैं उनका स्थानांतरण किन के द्वारा होता है? आनुवांशिकता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बालक का स्वस्थ शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए महत्वपूर्ण शर्त है। दोस्तों, बालक का जो स्वास्थ्य होता है उसके शारीरिक विकास और उसके सही विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण शर्त है? कथन देखें। असत्य है दोस्तों। शारीरिक स्वास्थ्य जो विकास है उसके सही विकास के लिए महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ये असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल करता है दोस्तों। शारीरिक विकास जो होता है ये किसी भी अन्य विकास को प्रभावित जरूर करता है। गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नताएं होती है। बिल्कुल सत्य हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। दोस्तों, विकास क्रम में सबसे ऊपर पूछा जाए तो वो शारीरिक विकास होता है, क्योंकि मनुष्य का स्वास्थ्य अगर बेहतर है तो वो अन्य विकास कर सकता है। जैसे मानसिक विकास की बात करें तो सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे विकास के क्षेत्रों में विकासों में संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा, क्योंकि शारीरिक विकास के साथ साथ अन्य विकास जो होते हैं दूसरे क्षेत्रों के जो विकास होते हैं वो संबंध रखते हैं। मनुष्य अगर स्वस्थ है तो वो सक्षम है सोचने में, अगर सक्षम है सोचने में तो उसका मानसिक विकास जरूर होगा। ये यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो दोस्तों, गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि के सिद्धांत को दिया है। और इनके सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ये गलत हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मनुष्य के एक भाग में क्षति होती है, किसमें? मस्तिष्क में। तो क्या ये योग्यता को प्रभावित करती है? केवल एक को या फिर संपूर्ण मस्तिष्क को? दूसरा ऑप्शन दे रखा है बुद्धि के विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच की अंतःक्रिया है। बुद्धि विश्लेषणात्मक जो है ये रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच की अंतःक्रिया है। और विभिन्न बुद्धियों में अपने स्वरूप पढ़नात्मक जो है ये बुद्धियों में स्वरूप में है। अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के किस विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए? और दोस्तों, गार्डनर का जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? बहुबुद्धि जो सिद्धांत है ये कहता है कि मनुष्य के अगर मस्तिष्क में एक भाग में क्षति हुई है तो केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसीलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। बीएड की परीक्षा जिसे हम पीटीईटी के नाम से जानते हैं, और ये प्रवेश परीक्षा होती है, प्री टेस्ट होता है ये। वह अभिप्रेरित है। मोहित अगर बच्चों को पढ़ाने में पसंद करता है तो वो बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करता है, खूब परिश्रम करता है। और वह क्या अभिप्रेरित है? आंतरिक रूप में, बाह्य रूप में, सक्रिय रूप में, या फिर बौद्धिक रूप में? दोस्तों, ये आंतरिक जो मनोविज्ञान है किसका? मोहित का। ये अभिप्रेरित करता है कि वह बच्चों को पढ़ाना पसंद करता है और वो बीएड की तैयारी के लिए खूब परिश्रम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा।
अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग के संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग जो है ये किस सिद्धांत को संकेत करता है? अधिगम का जो सिद्धांत है। अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति या फिर वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारण को पता लगाना। दोस्तों यहाँ पर बात करें स्कैफोल्डिंग जो है ये जो अधिगम का सिद्धांत है इसमें किसकी ओर फोकस करता है? तो ये वयस्क जो होते हैं उनके द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता के रूप में संकेत करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना, यह निर्णय करना कि क्या विद्यार्थी को गलती कक्षा में प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या जब कोई भी विद्यार्थी गलती करता है तो उसे खुश करना चाहिए, क्या शिक्षार्थी जो होता है उसकी गलतियां निकालनी चाहिए, क्या उसकी उपलब्धियों को मापना चाहिए, अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना चाहिए। दोस्तों मूल्यांकन का मुख्य जो उद्देश्य है वो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अधिगम कहता है कि इसमें कमियों, अधिगम की जो कमियां है, अधिगम जिसमें वो गलतियां करता है उनको दूर करना ही मुख्य संकेत रहेगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है। सतत एवं मूल्यांकन के लिए, व्यापक मूल्यांकन के लिए क्या आधार है? अधिगम के एक अधिक पहलुओं का आंकलन करना जब वो गलती करता है, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण करना, या फिर मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति शिक्षकों पर बोझ डालना। दोस्तों जब भी व्यापक एवं व्यक्तित्व जो मूल्यांकन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट। अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आंकलन करना जब कोई भी विद्यार्थी गलती करता है तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदी की भावना को या फिर तटस्थता की भावना को। तो एक अच्छा अध्यापक जो है ये विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। आधुनिक जो शिक्षण अधिगम है उस प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। दोस्तों आधुनिक जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है ये सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका निभाता है एक अच्छे शिक्षक के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षिका चाहती है कि प्रत्येक योग्य जो बालक है वो योग्यताओं के रूप में प्रतिभाशाली बने, और उनका उद्देश्य जो है उनकी प्राप्ति के लिए उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना चाहिए, उनकी सृजनात्मक को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए, या फिर गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आनंद लेना सिखाना, या फिर डी नंबर तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। दोस्तों यहाँ पर विशेष जो पॉइंट है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, तो उसने विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षी जो सहपाठी होते हैं, जो क्लासमेट होते हैं, उनको उनसे अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लासमेट के अलग होने से उन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, एक शिक्षिका को या फिर शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव व्यक्ति परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकता का। तो हम भली भांति जानते हैं मानव जो है ये आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, एवं ऑप्शन नंबर सी है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जब कोई भी विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछता है तो उसे लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे उसके मानसिक विकास में वृद्धि होती है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया?
किंडरगार्टन जो पद्धति है ये किसने प्रतिपादित की? टी.पी. मेनन द्वारा, स्पेनर द्वारा, फ्रोबेल द्वारा या फिर मॉन्टेसरी द्वारा? दोस्तों फ्रेबेल के द्वारा किंडरगार्टन की जो पद्धति है ये पद्धति का प्रतिपादन किया गया। ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन सी नंबर क्वेश्चन राइट आंसर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? तो अधिगम के संबंध में सही कथन कौन सा है? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के से संकेत मिलना है कि किसी भी प्रकार के अधिगम नहीं हुआ है। तो दोस्तों जब कोई बच्चा त्रुटि करता है तो विशेषतः कुछ न कुछ तो अधिगम हुआ है। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थी की भावनात्मक और सकारात्मक और संतोषजनक है। अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी है अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अधिगम जो है यहाँ पर अधिगम के संबंध में सही कथन क्या है? तो सही कथन रहेगा वो रहेगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक और सकारात्मक और संतोषजनक है। वातावरण का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और अधिगम ऐसे वातावरण पर प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी भावनात्मक, सकारात्मक और संतोषजनक हो। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई हुई योग्यता सही मूल्यांकन के स्थायित्व होता है उस परीक्षा को कहते हैं। तो बालक के मूल्यांकन के लिए जो स्थायित्व के रूप में परीक्षा जो ली जाती है, क्या वो वैधता होती है, क्या ये विश्वसनीयता होती है, या फिर ये वस्तुनिष्ठता होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये यहाँ पर जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई जो योग्यता होती है, जो मूल्यांकन होते हैं, जो परसेंटेज होते हैं, ये क्या होते हैं? तो ये वस्तुनिष्ठता होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? मानसिक विकास में विभिन्नता होना, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर कल्पना और स्वयंगात्मक विकास का नियम? तो दोस्तों शारीरिक विकास का जो नियम है ये एक प्रमुख नियम है। कौन सा? द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता एवं भाई बहन। दोस्तों राइट आंसर रहेगा माता पिता एवं भाई बहन। क्या भूमिका निभाता है? तो ये बाल्य अवस्था के अवधि के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह स्वीकार्य है। क्योंकि दोस्तों बाल्य अवस्था में बालक जो है ये माता पिता एवं भाई बहन जो होते हैं इनसे सर्वाधिक सीखता है। इस वजह से ये बतलाता है कि इस बालक का परवरिश इस प्रकार से हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आयु समूह प्रवृत्ति जो है ये बाल्यावस्था की श्रेणी में 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 6 वर्ष से 11 वर्ष। दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 6 से 11 वर्ष। आयु समूह प्रवृत्ति बाल्यावस्था जो होती है ये 6 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसके मापन में भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन एवं संपूर्ण अवलोकन देती है? निर्माणात्मक मूल्यांकन, योग्यात्मक मूल्यांकन, या फिर निंदात्मक मूल्यांकन, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों योग्यात्मक जो मूल्यांकन है इसके मापन में भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन एवं संपूर्ण अवलोकन देती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूल और से संबंधित है? अभिज्ञान से, मानसिक निरूपण से, या फिर समझौता से, या फिर समायोजन से? बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन नंबर यहाँ पर समझौता जो है इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और समझौता से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहिए तो उसे, बालक या फिर विद्यार्थी की प्रवृत्ति बदलने की बात है तो विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उसे जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना,
उसके समूह में सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो दोस्तों किसी भी विद्यार्थी की अगर प्रवृत्ति को बदलना है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा कौन सा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सी नंबर, उसके समूह में सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलना होगा। अगला क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया गया? भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया गया? व्यक्तित्व, बुद्धि, या फिर ऑप्शन नंबर टी रचनात्मक एवं अभिवृत्ति। तो दोस्तों भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है ये बुद्धि के परीक्षण के लिए किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और अगले क्वेश्चन पर बात करें, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु में प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, या फिर बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों में प्रत्यक्ष संबंधित। तो बुद्धि लब्धि क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा सी करेक्ट। कालानुक्रमिक जो होती है, काल जो होता है उनके क्रम में आयु के व्युत्क्रमी होती है, कौन सी? बुद्धि लब्धि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? कैटेल ने, गिलफर्ड ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी थर्स्टन ने, या फिर स्पीयरमैन ने। दोस्तों कैटेल के द्वारा बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल पेश किया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया, बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, या फिर चूहे पर। तो दोस्तों पावलाव का जो प्रतिक्रिया सिद्धांत है इसमें इसने किस पर प्रयोग किया? तो इसने कुत्ते पर प्रयोग किया पावलाव के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? एक तो दोस्तों ग्रेड दी जाती है और एक अंक दिए जाते हैं। तो अंकों और ग्रेड में विभिन्नता पूछी गई है, डिफरेंस पूछा गया है। विश्लेषणात्मक, मुक्त, अंत, या फिर समस्या समाधान, या फिर अपसारी। दोस्तों ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये जो प्रश्न है ये निम्न में से किस प्रश्नों से संबंध रखता है? ये विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन समुचित है या फिर पूर्ण है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विवेचनात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति व भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए नंबर ऑप्शन रहेगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उससे व्यस्त रखने के लिए सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, और विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, पूरी कक्षा में से पहले उसे पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी नंबर ऑप्शन कि एक प्रतिभाशाली जो छात्र होता है उनके लिए उचित प्रदत्त कार्य जो है उनकी शक्तियों को सही दिशा देना और उसे व्यस्त रखने के लिए सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। विकास की प्रक्रिया की 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई, एरिक्सन द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा या फिर कोलबर्ग के द्वारा। दोस्तों पियाजे जो है इनके द्वारा 4 बुनियादी तत्व जो है ये विकास की प्रक्रिया के इनकी पहचान की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, उत्तेजन या फिर अनुकूल सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? स्किनर से, थॉर्नडाइक से, या फिर हैगर्टी से, या फिर थर्डसन से?
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्किनर। स्किनर के द्वारा उत्तेजक अनुकूल सिद्धांत दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत थर्सन से, स्टेनले हॉल से, स्किनर से या फिर फ्राइड से? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्टेनले हॉल से संबंधित है कौन सा? पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अधिगम से संबंधित बहु प्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? बहु प्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? मुख्य नियम, गौण नियम, मुख्य एवं गौण दोनों प्रकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो ये एक जो नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम, ये एक गौण नियम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, निम्न में से कौन सा अधिगम की विधि है? कौन सी अधिगम की विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना, उपयुक्त सभी? तो अधिगम की जो विधि है ये है दोस्तों करके सीखना। किसी भी कार्य को करना, डू यानी करना और उसके बाद सीखना, ये अधिगम की विधि है। आदत होती है स्वेदनात्मक क्रिया, मूल स्वेदनात्मक क्रिया या फिर पूर्व अनुभवों की प्रवृत्ति या फिर उपयुक्त सभी? आदत जो होती है ये पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि प्राइमरी मेंटल एलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एबिलिटीज के नामक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पुस्तक के जो रचयिता है थॉर्नडाइक, थर्स्टन या फिर स्किनर या फिर क्रो एंड क्रो? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्स्टन जो है ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के पुस्तक के रचयिता है। बच्चों को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो दोस्तों किस वैज्ञानिक के द्वारा बच्चों का जो सक्रिय दुनिया की समझ का निर्माण किसने ठहराया? प्याजे ने, पावलोव ने जिन्होंने कुत्ते पर अध्ययन किया, कोहलर ने या फिर स्किनर ने? प्याजे के द्वारा बच्चों की सक्रिय दुनिया में अपनी समझ का निर्माण प्याजे के द्वारा ठहराया गया, जिम्मेदार खुद ठहराया गया किसे? दुनिया में अपनी समझ के लिए बच्चों को। नेक्स्ट बात करें, दृश्य की कमी के साथ बी ग्रेड एक छात्र होना चाहिए, 7 ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या में काम के साथ मदद, काम के निचले स्तर का माफ या फिर ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज की सहायता, विशेष उपचार एवं कक्ष दिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दृश्य की अगर कमी है तो उसे किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज की सहायता से उसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। गेस्टाल्ट के संप्रदाय जन्म किस देश में हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? तो इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में या फिर जमैका में? दोस्तों गेस्टाल्ट जो संप्रदाय इसकी जो जन्म है वो जमैका में हुआ, गेस्टाल्ट संप्रदाय का। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है अंश पूर्ण से की ओर, एक तरफ के अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या फिर बीच की ओर? दोस्तों समग्रवाद जो है इसमें पूर्ण से अंश की ओर ध्यान दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कौन सा संप्रदाय मानता है? प्राक्रियवाद, संरचनात्मकवाद या फिर समग्रवाद या फिर व्यवहारवाद? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान संरचना जो वाद है ये संप्रदाय मानता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। निम्न में से जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? जे.बी. वाटसन के द्वारा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित विज्ञान की संज्ञा दी है? संरचनावाद, प्राक्रियवाद, व्यवहारवाद या फिर समग्रवाद? दोस्तों व्यवहारवाद को किसके द्वारा? जे.बी. वाटसन के द्वारा मनोविज्ञान की मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है, व्यवहारवाद को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर उपयुक्त सभी? स्थानीय इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोगी विधि है वो है क्षेत्रीय भ्रमण विधि। जिस क्षेत्र का आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं उस क्षेत्र में भ्रमण की जो विधि है
ये सबसे उपयुक्त विधि माना है। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किस में होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में या फिर सामाजिक सुधारों में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सामाजिक मूल्यों के विकास में योगदान देता है कौन सा? सामाजिक अध्ययन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कौन सी विधि करती है? समाज मिति विधि, वाद विवाद विधि या फिर सामाजिक अध्ययन विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों वाद विवाद जो विधि है ये प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करती है। सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सामाजिक विज्ञान जो अध्ययन है इसको पढ़ाने के लिए प्राथमिक जो कक्षाएं होती है 1 से 5वीं तक की जो कक्षाएं होती है उनमें सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाज मिति विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कहानी जो विधि है ये प्राथमिक कार्य जो कक्षाएं होती है उनमें सामाजिक अध्ययन के लिए सर्वोत्तम विधि है कहानी विधि। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। छात्रों का उनके दिमाग, दोस्तों यहाँ पर उनकी दिमाग या फिर उनकी बात करें तो दोस्तों मानसिक जो योग्यता है उनके आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की जो प्रवृत्ति है उन्हें आत्मसम्मान को और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को, आत्मसम्मान को क्या बढ़ाता है? उनके अलग अलग करना क्या उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को घटाता है? दोनों को बढ़ाता है या फिर दोनों को घटाता है? घटाता है एवं प्रभावित नहीं करता। दोस्तों अलग अलग करना ये अपितु हम सब जानते हैं उनके आत्मसम्मान को घटाता है और शैक्षणिक जो प्रदर्शन होता है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। अपनी व्यक्तित्व पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं को समझना चाहिए? बच्चे, मशीन, मनुष्य या फिर परिपक्व व्यक्तित्व। दोस्तों व्यक्तित्व पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए कि मनुष्य व्यक्तित्व अपना खुद बनाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। आज का अंतिम सवाल और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बच्चों को सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। दोस्तों किसी भी चीज़ का दृश्य देखकर जब वो सोचता है तो ये मूर्त अनुभव हो गए, ये प्रत्यय हो गए कि ये उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं। और इसी के संदर्भ में ये जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था होती है? तो दोस्तों ये 7 से 12 वर्ष की जो आयु होती है ये बालकों की सोच में अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यानी उन्हें सापेक्ष या फिर उनके सामने कुछ प्रदर्शन किया जाए तो वो भली भांति उस बात को समझते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। 50 प्रश्नों पर अध्ययन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 50 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो भी कमी या फिर अच्छाई आपको नज़र आती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो के साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।